नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण में आज हम लोग संवाद करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि अब देखिए किस तरह से जब संभल में 24 नवंबर 2024 को दंगे भड़के थे तो हर कोई हैरान परेशान हो गया था कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। लेकिन न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसमें तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं सर। ये तो आतंकवादियों की शरणगाह बन गया है संभल। आपने बिल्कुल सही कहा, सही निष्कर्ष है। और ये 450 पन्ने की रिपोर्ट जो आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आज प्रेषित की गई है, बल्कि प्रस्तुत की गई है सभी सम्मानित सदस्यों ने, जिनकी अध्यक्षता जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा अवकाश प्राप्त, आईपीएस अधिकारी श्री अरविंद कुमार जैन, आईएएस अधिकारी अवकाश प्राप्त अमित प्रसाद जी, इन्होंने सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को अपनी 450 पन्ने की बृहद आख्या प्रस्तुत की। और ये आख्या सिर्फ जो वर्तमान दंगा है, जो कि 24 नवंबर को बल प्रयोग जिसमें 4 लोगों की मौतें हुई और उसके बाद 12 एफआईआर हुई, 12 एफआईआर के बाद 80 लोग और उसमें गिरफ्तार किए गए। मैं समझता हूं और ज्यादा गिरफ्तार किए होंगे, लेकिन जितनी बातें अलग अलग चैनल से आ रही हैं तो उसमें मतभेद हो सकता है। लेकिन जो चौंकाने वाली बातें हैं अंजू जी, ये पता लगा कि संभल में, पहले थोड़ा इतिहास में जाए, जो कि इसने कहा है कि 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर ये शाही मस्जिद का निर्माण किया था। वहां पर हरिहर मंदिर था। इसके अलावा वहां पर संभल में जो मौजूदगी है कि 15 दंगे हो चुके हैं। सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। 1947 से शुरू करें, 1947, 48, 53, 58, 62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 वहां जो कि जनसंख्या सन 47 में 45% थी, आज घट करके 15% हो गई है। केवल 15%। जी, हिंदुओं की प्रतिशत जो 47 में 45% थी, आज वो घट के 15% हो गई है। इसके बारे में और करेंगे। एक मौलाना साहब हैं शहाबुद्दीन, उनका ही कहना है कि लोग अच्छे अवसरों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए यहां से पलायन किया, कि वो डर के थोड़ी भागे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा मौलाना साहब कि सिर्फ ये बहुसंख्यक तथा कथित हिंदू ही क्यों गए? आप दूसरी बिरादरी क्यों नहीं गई बेहतर मौकों के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर रोजगार के लिए? ये सारे जो आपके लुंज पुंज बहाने हैं, ये केवल एक पक्ष के लिए आप जो है फरमाते हैं। ये जो उजाला है आपकी जहनियत का, ये उजाला कभी कभी अपने ऊपर भी जरा डाल लिया कीजिए, और जरा अपने मदरसों में भी जरा उजाला डाल दिया कीजिए कि बेहतर रोजगार के अवसर अगर होंगे तो सबके लिए होंगे। ये थोड़े ही है कि 45% से 15% हो जाए तो बेहतर रोजगार के, शिक्षा के अवसर में थे। जो डर और पलायन की बात थी, वहां पर लोगों ने इस समिति के सामने, इस आयोग के सामने कहा कि यहां पर फौज की नियुक्ति होनी चाहिए संभल में। जिस तरीके से नरसंहार हमेशा हुआ है, और कर्फ्यू कितनी बार लगा है। सन 48 में 20 दिन कर्फ्यू लगा था, सन 78 में 30 दिन कर्फ्यू लगा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम आ जाएं अंजू जी, तो ये 19 नवंबर को प्रकरण में आदित्य सिंह के न्यायालय में ये वाद रखा गया था, और आदित्य सिंह ने उसी दिन ये निर्णय दिया कि कोर्ट कमीशन, और कोर्ट कमीशन इन्होंने अपॉइंट किया रमेश सिंह राघव को। ये लोग गए 2 घंटे में जांच करने की कोशिश की 19 नवंबर को, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। तो ये 24 नवंबर को 2024 को दोबारा गए, लेकिन सोची समझी सुनियोजित तरीके से यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, आक्रमण किया और जो दंगा हुआ। फिर उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, और बल प्रयोग हुआ, और दंगे के दौरान 4 लोग मारे भी गए, 12 एफआईआर हुई, 80 गिरफ्तारियां हुई। और इसके बाद तो खैर सारा इतिहास था, हम लोग कई बार इसको कर चुके हैं। और यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती है कि यहां पर एक मौलाना असीम थे, जिनका नाम सनाउल हक था, जो अमेरिका का घोषित चरमपंथी है। उसका संबंध संभल से है। संभल में चरमपंथी जो संगठन है, उनकी मौजूदगी बताई जाती है। क्या? जैसे अल कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन और इस तरीके के जो संगठन है। और दंगे के दौरान ये बताइए हथियार कहां कहां के मिले? अमेरिका, इंग्लैंड,
जर्मनी, आईएसआई, ये जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आप याद करें, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी कुछ कारतूस मिले थे तब। यहां विदेशों के हथियार मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यहां पर तो कुछ था ही नहीं। चरमपंथी संगठन यहां से मिल रहे हैं। और उसके बाद वहां के जो विद्वान माननीय सांसद महोदय हैं जियाउर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि ये हम लोग किसी के नौकर थोड़े ही हैं, हम पुलिस के अधीन थोड़े ही हैं, हमने हुकूमत की है और हुकूमत करते रहेंगे। ये शाही मस्जिद थी और शाही मस्जिद हमेशा रहेगी। मतलब एक तो आप ये देख लीजिए कि जो ठसक है कि हम कानून नहीं मानते हैं, और यहाँ पे मौलाना गयासुद्दीन कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक तरफा है और किसी तरह की इसमें कोई गंभीरता नहीं है आयोग में। अरे भाई, न्यायिक आयोग है, कम से कम कुछ तो सम्मान कीजिए। आपके जो लुंज पुंज आपके आरोप हैं कि ये गोपनीयता कैसे भंग होगी, कैसे लीक हुआ, और ये तमाम चीजें जो आई हैं ये एक तरफा हैं, और हिंदू अपने मुंह से पलायन उन्होंने किया था। ये तो चीजें अंजू जी अपनी तरफ से इन्होंने मनगढ़ंत मौलाना शहाबुद्दीन ने कही। जियाउर रहमान बर्क ने जो कहा वो उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक है। खैर, उनकी तो दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और उनको अपने को बचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके के हत्याकांड और जिस तरीके की वहां पर जघन्य कार्रवाई हुई है, बताया जाता है कि जो गोदाम था उसको घेर करके बाहर से बंद करके उसमें आग लगा दी और अंदर जो लोग थे वो सब भस्म हो गए। ये बात बता रहे हैं हम पुरानी आपको सन 78 के दंगे की या सन 48 और 47 के दंगों की मैं बात आपको बता रहा हूं। तो जियाउर रहमान बर्क ने तो कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो बात की तो की, और इस समिति ने, इस आयोग ने यह भी कहा कि जो सुनियोजित तरीके से पूरा तैयारी के साथ 24 नवंबर का जो आक्रमण हुआ था वो सुनियोजित था पूरी तरीके से, और प्लानिंग के साथ इस पे शासन प्रशासन पुलिस के ऊपर और माननीय आयोग के ऊपर हमला किया गया। सर, एक बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जैसे 19 नवंबर को 2024 को जो सर्वे हुआ वो तो शांतिपूर्ण हो गया था, लेकिन 24 नवंबर को 2024 को जो सर्वे करने के लिए टीम दोबारा पहुंची तो उस वक्त तो जानकारी सिर्फ जो वहां की शाही जामा मस्जिद है उसके प्रबंधन को ही थी, तो वो खबर किसने लीक की? वो भी तो कटघरे में आ रहा है ना। और भड़काऊ भाषण जो दिया था वो 19 नवंबर को दिया था जियाउर रहमान बर्क ने, जिसमें उसने कहा कि हम तो यहाँ के मालिक हैं, और कहा ही जा रहा है कि ये जो लड़ाई में 4 लोग मारे गए थे ये तो तुर्क और वहां के मुसलमानों के बीच की लड़ाई थी, और आरोप लगे थे पुलिस पर, याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना आपस में जो कत्ल और हिंसा हुई थी उसका ठीकरा इन्होंने पुलिस के ऊपर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हो। लेकिन जो इस न्यायिक आयोग ने संस्तुतियां दी हैं, जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो बिल्कुल जो बातें आपने कही उससे पूरी तरीके से एक तरीके से सहमति व्यक्त की है कि वाकई आपस की लड़ाई थी, आपस में कटे मरे थे ये, और उसका पूरा ठीकरा इन्होंने पुलिस के ऊपर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आप ये देख लें कि 19 तारीख को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। पहले हम पहली चीज पे आ जाए, सवाल ये उठता है कि 24 तारीख को जब आयोग गया तो भीड़ एकदम से कैसे इकट्ठा हो गई? और भीड़ ही इकट्ठा नहीं हुई, यह भी था कि आसपास के घरों पर, छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे। तमाम आक्रमण करने की जो इंप्लीमेंट्स थे वो इकट्ठा कर लिए गए थे, और उन्होंने आयोग के ऊपर, ये तो भला हो कि पुलिस ने जाकर के आयोग के सदस्यों को सकुशल बाहर निकाला। जैन साहब थे और लोग थे, और जो कोर्ट कमिश्नर थे उनको सकुशल बाहर निकाला, वरना ये तो प्लान तो यही था कि उनको वहीं लिंचिंग कर देते इन लोगों की। लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ भीड़ इकट्ठा की, अफवाहें फैलाई। आप याद करें क्रमवार तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, भड़काऊ बयान दिए गए, छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए, उनसे पुलिस के ऊपर आक्रमण किया गया। आयोग जो वहां गया था सर्वे करने, उसके ऊपर आक्रमण किया गया। वो तो बड़ी मुश्किल से स्थिति काबू में आई। पुलिस ने वांछित और न्यूनतम बल प्रयोग किया, और न्यूनतम बल प्रयोग में जो हताहत हुए तो वो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने को क्या किया? पुलिस की फायरिंग में अगर इतने बड़े बवाल में अगर पुलिस बल प्रयोग करती और बिल्कुल निर्द्वंद होकर के, और एक तरीके से मालूम पड़ता कि अंधाधुंध अगर गोलीबारी करती तो 50 लोगों की मौत होती। मैं पुलिस प्रशासन को, तत्कालीन एसपी विश्नोई जी को और वहां के अधिकारियों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ स्थिति का नियंत्रण किया, डीएम और एसएसपी ने, वरना स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती थी।
उसके बाद की जो कार्रवाई हुई है, जो सर्वे हुए हैं, जो न्यायिक आयोग गया है, उसने जो बातचीत की है, आप वहां के जिन लोगों ने, जनता के लोगों ने जो बयान दिया है, उनका भय और आतंक तो समझ ले जरा। जो जनता के व्यक्तियों ने कहा कि हम लोग बड़े भयाक्रांत रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पर फौज की नियुक्ति होनी चाहिए। फौज का मतलब मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की मुस्तकिल मौजूदगी या पैरामिलिट्री की मौजूदगी, जिसकी वजह से ये जरूरी होगा कि जनता में सुरक्षा का वातावरण रहे, गुंडे मवाली, चाकूबाज और सांप्रदायिक गुंडे नियंत्रण में रहें, और पुलिस की मौजूदगी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जनजीवन पूरी तरीके से आश्वस्त और सुरक्षित रहे। लेकिन ये कह देना बड़ा आसान है और इसको प्राप्त करना मैं समझता हूं कि दुष्कर कार्य है। लेकिन ये संतोष का विषय है कि प्रदेश सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने मिल करके कम से कम वर्तमान में अराजक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और वहां के जो शरारती तत्व थे उनको बहुत कायदे से निपटाया है। हथियारों की बरामदगी हुई है, फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, और छतों के ऊपर निगरानी की जा रही है, गली मोहल्लों में पुलिस की नियुक्ति की गई है। और जहां जहां आवश्यकता थी, एक संतोष का विषय यह है कि वहां पर वांछित ऊंचाइयों पर और नजदीकियों पर पुलिस चौकी नियुक्त की गई है, वॉच टावर के साथ, जिससे स्थिति में न केवल नियंत्रण किया जाए बल्कि कड़ी दृष्टि भी रखी जाए। जी अंजू जी। सर, और अगर ये लोग, जो 4 लोग मारे गए थे इस हिंसा में जो पिछले साल हुई थी नवंबर के महीने में, अगर वो लोग पुलिस की गोली में से मारे गए थे सर, तो फिर वहां पर गोलियां पाकिस्तान मेड की क्यों मिली थी? हथियार जैसे आपने बताया यूके मेड है, यूएसए, जर्मनी से बने हुए, वो वहां पर बरामद क्यों हुए? पुलिस क्या ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करती है? सवाल ही नहीं उठता अंजू जी। ये जो हथियार मिले पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, जर्मनी के, यूके के, यूएसए के, और इस तरीके के हथियार मिले थे। हालांकि कुछ बात शक की ये भी आ रही थी कि कदाचित कहीं एक और भी राष्ट्र है, लेकिन उसका नाम अभी लेना उचित, लेकिन नाम बोले थे क्योंकि जो चर्चा थी, अभी तो चर्चा के दायरे में है कि चीन का भी एमुनिशन बरामद हुआ था। तो एक तरफ तो इतने देशों के आपके हथियार मिले, पुलिस तो इस्तेमाल करती नहीं, पुलिस के पास तो अपने हथियार की कमी है क्या? लेकिन जहां ये हथियार मिल रहे हैं तो उससे आपकी जो इनिशियल आपका ऑब्जर्वेशन था उसमें बिल्कुल तार्किक बल है कि, और जो न्यायिक आयोग है उसने भी अंजू जी यही कहा है कि इनकी आपस की लड़ाई, और जो आपराधिक तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो अंजू जी इसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का, चीन का, अमेरिका का, और 71 में बांग्लादेश युद्ध के बाद इस तरीके के नाजायज हथियार और गोला बारूद और कारतूस खुले आम अंडरवर्ल्ड अपने पास रखता था, और अंडरवर्ल्ड और आपराधिक तत्वों के पास ही ऐसे हथियार और ऐसे कारतूस होते हैं। उनका इस्तेमाल हुआ 4 आदमी मारे गए। जो पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर आपने ये देखा कि मौलाना लोग जिस तरीके से न्यायिक आयोग की आलोचना कर रहे हैं, उसके प्रत्येक बिंदु के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और कीचड़ उछाल रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि जो पलायन हुआ तो लोग अच्छे रोजगार के अवसर और अच्छी शिक्षा के लिए, तो क्या अच्छे रोजगार, अच्छी नौकरी और अच्छी शिक्षा क्या एकाधिकार क्या हिंदुओं का ही है? दूसरे वर्ग ने ये जरूरी नहीं समझा कि अच्छे रोजगार, अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा के लिए वो भी कहीं चले जाएं। लेकिन 45% से 15% पे अगर आ गई, ये शर्मिंदगी की बात है तत्कालीन सरकारों की, शासन प्रशासन की, किन परिस्थितियों में एक वर्ग का पूरा पलायन हो गया 50-60 साल में। और सर, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में कैटेगोरिकली कहा गया है कि जितने भी दंगे हुए, इनमें हिंदू समुदाय के लोग ही ज्यादातर मरे हैं, दूसरे समुदाय के लोग नहीं मारे गए उन दंगों में। तो ये भी तो समझ में आना चाहिए ना सर कि दंगों में सिर्फ एक समुदाय ही टारगेट पर था। इसका मतलब मिलकर साजिश के तहत उनके खिलाफ ही दंगे किए गए ताकि डरा धमकाकर उनसे जगह खाली करवा ली जाए। आपने सही कहा। ये जो डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश की गई, ये जो डेमोग्राफिक चेंज ला करके एक तरीके से शोकेस करने की कोशिश की थी, वो एक पूरे देश के लिए एक मानक स्थापित कर रहे थे कि पूरे देश में अगर गजवाए हिंद करना है, पूरे देश में अगर इस्लामिक राज स्थापित करना है, तो उसका तौर तरीका इसी प्रकार हो सकता है। और एक इन्होंने इसको एक शोकेस करने की कोशिश की, हिंसा करो और एक समुदाय को और एक बिरादरी के लोगों को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो पलायन कर जाएं, उनकी संपत्तियों में आग के हवाले कर दो, लूट खसोट कर लो। परिणाम आपके सामने है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि केवल संभल ही नहीं, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए होगी, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से
गजवाए हिंद की शुरुआत हो सकती है। लेकिन वो मंसूबे सब धरे के धरे रह गए, क्योंकि अब उन समझ से परे था कि योगी सरकार आ चुकी है और उनका जो है मंसूबा सब दिल के अरमान आंसुओं में बह करके रह गए। तो अब तो खैर जो कार्रवाई हो रही है, जितने लोग भी इसके अलमबरदार थे, जो अपने को बड़ा सूरमा समझते थे, और जो लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सब बातें हेट स्पीच में आती हैं। और हेट स्पीच के अंतर्गत अपराध, मेरा परामर्श होगा कि अपराध पंजीकृत करके इनसे जवाब सवाल तो शुरू हो ही जाना चाहिए। जिस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान मौलाना लोग ले रहे हैं, सांसद महोदय ले रहे हैं, क्या सांसद महोदय के ऊपर तो कई अपराध पंजीकृत हो चुके हैं, उनके लिए तो बच के निकलना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए, जल्द से जल्द ऐसे राजनेताओं को सजा कराई जाए, जिससे कि अगर वाकई दोषी हैं तो उनका राजनीतिक जीवन कम से कम समाप्त हो जाएगा। सर, न्यायिक आयोग जब जांच पड़ताल करता है, रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, आगे अब क्या होगा? आगे ये कैबिनेट में इस पे चर्चा होगी। कैबिनेट चर्चा के बाद कैबिनेट का अनुमोदन होगा, वो कैबिनेट का डिसीजन होता है। कैबिनेट डिसीजन के बाद ये फिर सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में बहस के लिए रखा जाएगा, और बहस के समय के बाद जब वहां से पारित हो जाता है तो ये स्वीकार हो जाता है फिर, और स्वीकार होने के बाद एक तरीके से शासन की मोहर लग जाती है। और फिर इसके बाद कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के खिलाफ जिनके बारे में इसमें तथ्यों के साथ कहा गया है। क्यों नहीं? जो संस्तुतियां इस न्यायिक आयोग ने दी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, शांति व्यवस्था बनाए रखने के ऊपर है, और आगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो इस प्रकार के विवाद उत्पन्न करते हैं और जो विवाद बनाने की कोशिश की गई है उसके बारे में अगर माननीय आयोग ने ये कहा है कि हरिहर मंदिर है तो हरिहर मंदिर को स्टैब्लिश करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये माननीय न्यायिक आयोग ने संस्तुति की है, और संस्तुति के आधार पर अगर सदन में पारित हो जाता है तो फिर तो ठीक है, वो तो फिर कानून बन जाएगा, और तदनुसार शासन प्रशासन उसके ऊपर अमली जामा पहनाएगा। और सर, जो बातें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर कही गई हैं, क्योंकि याद कीजिए संभल हिंसा के बाद जब हमने बात की थी, मैंने और आपने, उस वक्त उन्होंने कह दिया था जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया में कि मैं तो बेंगलुरु में था जिस दिन 24 तारीख को ये हुआ। लेकिन आयोग की इस रिपोर्ट में तो साफ है ना कि 19 नवंबर को उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था और उसके बाद वो चले गए थे, और फिर बाहर से आए लोगों ने ये सारा नौटंकी ड्रामा हिंसा वहां पर की। तो अब तो न्यायिक आयोग ने उनका बयान हूबहू वहां पर रखा है कि कैसे उन्होंने कहा कि अयोध्या में मस्जिद हमसे छूट गई थी, ये मस्जिद हमारे हाथ से नहीं जाने पाए, इसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये सारी बातें तो उनके गले की फांस बनेंगे। अब बिल्कुल हेट स्पीच में तो आएगा ही, तभी तो मैंने कहा था उनके एक एक बयान को, उसका मूल्यांकन और कानूनी मशवरा प्राप्त करने के बाद अलग अलग अपराध पंजीकृत किए जाएं, त्वरित विवेचना हो, और जल्द से जल्द विवेचना पूरी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सजा दिलवाने की कार्रवाई की जाए। और ये जो गैर जिम्मेदाराना बात की कि मैं तो बेंगलुरु में था जब बड़बोलापना आप कर रहे थे, और यही बात नहीं है, यहाँ पर तो आप देख लें बड़बोलापना करने वालों की तो कमी है नहीं कि हमसे अयोध्या हाथ से निकल गया। एक साहब कहते हैं कि हमारा जब दांव लगेगा तो हम अयोध्या में दोबारा मस्जिद बना लेंगे। इन लोगों की तो जितने मुंह उतनी बात, गैर जिम्मेदाराना बातें करने का तो जैसे इन्होंने का एकाधिकार है, इन्होंने जैसे ठेका ले रखा है गैर जिम्मेदाराना बात करने का। और जितने लोग इस तरीके की बात करते हैं कि हमारा जब दांव लगेगा तो हम दोबारा वहां मस्जिद बना देंगे, कैसे बना देंगे आप? इसका मतलब आपको संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर अपनी मस्जिद को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो जिसने भी जो कहा है उसका सत्यापन हो, सत्यापन के उपरांत कार्रवाई हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि सत्यापन के बाद कार्रवाई हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिंसा से पूरा देश हिल गया था। जिस तरह से बड़े सुनियोजित तरीके से लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी सर्वे टीम की, और अब ये रिपोर्ट कितनी जल्दी कैबिनेट में रखी जाती, कितनी जल्दी इस पर मोहर लगती है और कब इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन फिलहाल आयोग की रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से संभल में हिंसा की गई 24 नवंबर को, और इससे पहले की घटनाओं के बारे में भी आयोग ने कहा है सर, उनमें भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।
जय हिंद।